नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर कबीर की धरती में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो ये क्लास होने वाली है, ये क्लास 2011 की जनगणना पर आधारित है, जो 2021 में भी होने वाली थी, पर लॉकडाउन यानी कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हुआ। तो आज भी एग्जामों में 2011 की जनगणना से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी रेलवे की किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो, एएलपी अभी हाल ही में बीता है एग्जाम एएलपी का, आरपीएफ का एग्जाम हो, एसआई कांस्टेबल का हो, एनटीपीसी के किसी भी स्टेज का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी किसी भी एसएससी के फील्ड का एग्जाम हो, 2011 की जनगणना से प्रश्न भर भर के आते हैं। दावा है कि इस क्लास के बाद आपको 2011 की जनगणना को लेकर कोई भी डाटा में भटकाव नहीं होगा और कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी क्लास के नोट्स को साथ साथ बनाते हुए चलेंगे और प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे बहुत शानदार और बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू किया जाए। और हमेशा की तरह अगर आप परिवर्तन क्लासेस पे नए हैं तो परिवर्तन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये शुरू होता है आपका 2011 की जनगणना। सबसे पहले जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है इसको समझ ले, जिसमें हम जनगणना के बारे में विभिन्न तथ्यों को जानते हैं कि जनगणना है क्या। तो जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है इसको थोड़ा सा समझें। जनगणना का अध्ययन, इसके अध्ययन को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। और एक प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अब आते हैं पॉइंटों पर। जो ये जनगणना 2011 की हुई, इस जनगणना का रोल क्या है हमारे एग्जामों में, क्या कहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहली बात, जो भारत का क्षेत्रफल है वो संसार यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। कभी कभी आपको ये मिल जाता है 2.42%। अक्सर ऑप्शन में 2.4 ही मिलता है। दुनिया की जनसंख्या का जो भारत के पास जनसंख्या है, दुनिया की जनसंख्या का जो भारत के पास जनसंख्या है वो 100 में से कितना है? 17.5%। इंपॉर्टेंट। यानी अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या को हम 100% मान लें तो उनमें से 17.5% या फिर 17.5% जो जनसंख्या है वो हमारे यानी अपने भारत देश के पास है। अभी हाल ही में यूएन की रिपोर्ट आई है 2023 में, 23 की रिपोर्ट थी ये। और यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का हो गया, चीन को पीछे कर दिया। यानी अब विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भारत की, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अभी भी एग्जामों में अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121.05 करोड़। जनसंख्या में पूरे विश्व में बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। लेकिन याद रखेंगे यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष पर है। भारत शीर्ष पर है। किस चीज पर शीर्ष पर है? जनसंख्या में भारत शीर्ष पर है। क्षेत्रफल में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न,
1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी, लेकिन अलग अलग राज्यों की नहीं हुई थी, भारत में हुई थी। राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला जो राज्य बना है वो बिहार बना है। राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराने वाला, राज्यों में जाति आधारित, राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य, तो राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य तो वो है बिहार। वो कौन सा राज्य है? बिहार। अगर बात करें दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ये वो शुभंकर था, एक फोटो लगाया गया था 2011 की जनगणना पर कि एक महिला हाथ में बैग लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी है और वो पूछ रही है आपके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी शुभंकर एक टैगलाइन दिया गया था। टैगलाइन तो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, लेकिन शुभंकर जो था वो था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका टैगलाइन क्या था 2011 की जनगणना का? तो 2011 की जनगणना का टैगलाइन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये याद रखेंगे और पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद सातवीं जनगणना थी, सातवीं जनगणना थी। और कुल मिलाकर अगर 1972 से देखा जाए तो ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। भारत में पहली बार जनगणना 1972 में हुई थी और 10 की आधार पर जनगणना 1981 में हुई थी। 1981 में ये कहा गया कि भारत में अब हर 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होगी और जनगणना जो 10 वर्ष में एक बार होगी ये आगे इसी क्रम में होती रहेगी। 2011 में जब ये जनगणना हुई उसके बाद ठीक 10 साल बाद 2021 में जनगणना होने वाली थी, पर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 2021 की जनगणना शुरू तो हुई पर खत्म नहीं हो पाई, जिस वजह से इस जनगणना को रोक दिया गया। अब सरकार को लगेगा कि जनगणना शुरू कर देना चाहिए, तो अब जिस हिसाब से माहौल बन रहा है कुछ सालों में या 6 महीने बाद आपको जनगणना के बारे में जरूर पता चलेगा कि जनगणना सरकार शुरू कर रही है। बात करें सदी को लेकर तो ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। बात करें 21वीं सदी की पहली जनगणना कब हुई, तो 21वीं सदी की पहली जनगणना हुई थी 2001 में। 21वीं सदी की पहली जनगणना 2001 में और दूसरी जनगणना कब हुई थी, तो हुई थी 2011 में। इतना आप समझ गए? आगे चला जाए। जनगणना आयुक्त, और ये जनगणना कब का है? 2011 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, ध्यान से। और 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है, तो वो थे DC चंद्रमौली। चंद्रमौली, DC चंद्रमौली, एक बार नाम मैं लिख दूं। ये नाम थोड़ा सा सही कर लेंगे। क्या ये कलर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सबको? जी हाँ, नाम है चंद्रमौली। नाम क्या है? चंद्रमौली। भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वही टैगलाइन, चाहे आदर्श बोले चाहे टैगलाइन बोले। और जो इसमें 10 की वृद्धि
दर दर्ज किया गया था कि भारत का 10 की यानी पिछले 10 वर्षों में जो भारत का विकास दर्ज हुआ है वो कितना प्रतिशत है? वो 17.7% या 17.70%, ये याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया। 2001 और 2011 10 वर्षों का अंतराल है और 2001 और 2011 तक की 10 की वृद्धि दर का जो अंतर है वो कितना है? 3.84%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है भारत की? तो 1.64%। और नकारात्मक यानी किस राज्य की जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 में बढ़ी नहीं, घट गई। यानी वहां की ये बड़ी चिंताजनक विषय थी कि किसी राज्य की जनसंख्या 10 वर्षों में बढ़ने के बजाय घट गई, वो भी भारत जैसे देश में, जहां पर एक परिवारों में 4-5 बच्चे आम बात है। तो एक राज्य था जिसका नाम है नागालैंड। इस नागालैंड में मात्र नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी और यहाँ पर जनसंख्या घट गई थी। कितनी घटी थी, आगे इस पर चर्चा किया जाएगा। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर थी? मेघालय में। अगर कहीं घटी है तो किसी राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक भी रही होगी और सर्वाधिक वृद्धि दर एक राज्य मेघालय था जहां पर सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ था। और यहाँ पर जो सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ वो सर्वाधिक से 27 और 27.8% की यहाँ पर वृद्धि हुई। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में था। लिंगानुपात कितना था? 943। और 2011 में लिंगानुपात कितना था? 933। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। और ये तीसरा भी, शिशु लिंगानुपात कितना था? 918। शिशु लिंगानुपात कितना था? 918। कभी कभी 919 भी मिलता है पर 918 सही है, इतना आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था? 927। आगे चला जाए, साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, ये भी जान लीजिए। और आज की ही क्लास से आप देखेंगे आपके एग्जामों में प्रश्न पूछेगा, ये क्लास यहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना में जो भारत की साक्षरता दर थी वो 74.04% थी। कहीं कहीं 73 भी मिलेगा पर ये सही है। इसमें जो पुरुष की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 82.94%। और जो महिला की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 64.6%। पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। पेपर में कई बार प्रश्न बना हुआ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। जनसंख्या में बात करें, अगर हम 100% जनसंख्या माने तो इस 100% के जनसंख्या में जो शहरी जनसंख्या थी वो 31.2%। और जो ग्रामीण जनसंख्या थी, ग्रामीण जनसंख्या, वो ग्रामीण जनसंख्या थी, अगर 100 में से 31.2 निकल जाएगा तो 68.8 बचेगा। तो ग्रामीण जनसंख्या 68% थी, जिस वजह से भारत को कृषि प्रधान या ग्रामीण देश के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखेंगे। अब 2011 की जनगणना में कुछ और डाटा निकल कर आया। क्या? 2011 की जब जनगणना हुई तो यहाँ पर गांवों की कुल संख्या जो दर्ज की गई वो 6,41,000 दर्ज की गई। और जो कुल जिले दर्ज किए गए थे वो जिले 640। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जिले दर्ज किए गए थे वो कितने दर्ज किए गए थे? 640। जबकि 2001 में देश में कुल जिलों की संख्या 993 थी। अधिक जिले यानी किस राज्य में सर्वाधिक जिले थे? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले थे। और सबसे कम जिले कहां पर थे? गोवा में 2 जिले थे, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी 2011 की जनगणना में? जो कुल प्रश्न पूछे गए थे तो कुल प्रश्न 29 पूछे गए थे, ये भी याद रखेंगे।
पेपर में आपका ये भी पूछा हुआ है। आगे चला जाए। अब आते हैं जनसंख्या पर। आपसे कह दे एग्जाम में कि जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राज्य, जनसंख्या राज्य में, तो सर्वाधिक जनसंख्या एक तो उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, और उसके बाद कहाँ की? बिहार की। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार। मैक्सिमम आप 2 तक याद रखें। अगर आपको 3 भी याद है तब भी काम चल जाएगा, अगर 1 भी याद है तब भी 80% केसों में 1 से भी काम चल जाता है। 20% केसों में कभी कभी एग्जामिनर पहला ना पूछकर वो दूसरा पूछ लेता है, तो हमें दूसरा भी पता होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? तो सिक्किम में, दूसरे स्थान पर मिजोरम, और तीसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या, क्षेत्रफल नहीं। अगर क्षेत्रफल से पूछेगा तो कच्छ हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या से सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो महाराष्ट्र का ठाणे। जनसंख्या से सबसे छोटा जिला पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग जिला। जनसंख्या नहीं, याद रखेंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूं। जनसंख्या घनत्व को लेकर अगर प्रश्न पूछे तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक बिहार में है। बिहार में कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। जबकि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 आता है, लेकिन उन 382 में अगर हम राज्यों में बांटे तो राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका आता है? बिहार का आता है। और कितना है? 1106। दूसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या का घनत्व कितना? 1028, और ये पेपर में पूछा, बिहार वाला भी पूछा और ये भी पूछा। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। कितना? तो अरुणाचल प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का? मिजोरम। आप कहेंगे सर डाटा ज्यादा हो जाएगा, हमें याद कैसे करना पड़े? तो आप इसमें से केवल ये याद कर लें, बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। 80% ऑप्शन में आपका काम चल जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ ले तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में। केरल में लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, संख्या कितनी है, जनसंख्या संख्या कितनी है उस पर। तो केरल में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या वो 1084। तो लिंगानुपात की जो बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? केरल में। केरल में कितना लिंगानुपात? 1084। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है लिंगानुपात में? तो दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है? 996। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो हरियाणा में है, जनसंख्या घनत्व नहीं, लिंगानुपात, और कितना है? 879। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, जहां पर 889। आगे चला जाए। शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो बात करें शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 972। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में 834। चाहे लिंगानुपात की बात करें, चाहे शिशु लिंगानुपात की बात करें, और सबसे कम पूछे तो आंख मूंद कर आप हरियाणा मार देंगे। लेकिन जब आपसे सबसे कम शिशु लिंगानुपात की बात करेगा तब अरुणाचल प्रदेश 972। उसके बाद पूरा लिंगानुपात की जब बात करेगा तब केरल 1084। सर्वाधिक जनसंख्या बात करें यूटी में किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी की है, और सबसे कम जनसंख्या कहां की है? लक्षद्वीप की। जनसंख्या घनत्व अब हम केंद्र शासित प्रदेशों में देख लें। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश।
और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की। दिल्ली की कितनी है? 11,320। और इसी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की है 46। सबसे कम अंडमान निकोबार की 46। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों का जब हम लिंगानुपात देखेंगे यूटी, तो सबसे अधिक कहाँ का है? पुदुचेरी का 1037। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? दिल्ली 871। शिशु लिंगानुपात के बारे में हम बात करेंगे यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में कितना है? तो सबसे अधिक है अंडमान निकोबार में शिशु लिंगानुपात कितना है? 968, 968। और सबसे कम कहां पर है? दिल्ली 871। आगे चला जाए। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में, साक्षरता दर कहां पर? केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर दर्ज किया गया? तो याद रखेंगे लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में साक्षरता दर अगर देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में तो 91.8%। और सबसे कम साक्षरता दर देखेंगे तो दादर नागर हवेली 76.2%। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के पास है। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में जब बात करेगा तब भी दिल्ली, चाहे जनसंख्या में बात करें चाहे प्रतिशत में बात करें दिल्ली होगा। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो अंडमान निकोबार। अब आगे आते हैं 2011 की जनगणना के कई सारे अहम रूल जो वन लाइनर पेपर में पूछ लिए जाते हैं और बच्चों से नहीं बन पाता। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुसलमानों की संख्या थी वो 14.2% है। 2011 के अनुसार 2024 में ये जनसंख्या कई ज्यादा बढ़ गई होगी। सबकी जनसंख्या बढ़ी होगी, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, पारसियों की, ईसाइयों की, सबकी जनसंख्या बढ़ी होगी। लेकिन 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी थी? देश की कुल जनसंख्या का 14.2%। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 16 भाषाओं में की गई थी। 29 प्रश्न पूछे गए थे और कितने भाषाओं में? 16 भाषाओं। देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी और जिसमें नगरीकरण जो हुआ था, नगरीकरण मतलब जो शहरों में रहने वाली जो संख्या थी वो थी 31.15 करोड़। नगरीकरण जो जनसंख्या हुई वो कितनी हुई? 31.15 करोड़। इसी जनगणना में ये पता चला कि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा हिंदी के बाद बंगाली सर्वाधिक बोली जाती है। बंगाली कितनी बोली जाती है? 43.46%। इसी जनसंख्या में पता चला मध्य प्रदेश में जो वन का क्षेत्रफल है वो 3.72% है। भारत की कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या 31.2%, ये गलत लिख दिया गया है। भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.5% है। किसी राज्य में पुरुष, ध्यान से समझिएगा, किसी राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर, जहां पर पुरुष बहुत ज्यादा साक्षर हो, महिला कम साक्षर हो। भारत के 28 राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर दिखा? तो राजस्थान में। और वो अंतर कितना का था? 27.1% का। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो भारत में सर्वाधिक कहां थी? हिमाचल प्रदेश में। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर था? केंद्र शासित प्रदेशों में। तो माहे, पुदुचेरी जिले में बात कर रहा है, कहां पर? माहे 1176। और बात करें सबसे कम दमन और दीव, दमन और दीव। आगे चला जाए। सबसे कम शहरी, अच्छा, जिस राज्य में गांवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उस राज्य में शहरीकरण भी सबसे कम हुआ होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक शहरीकरण कहां पर हुआ? महाराष्ट्र।
दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस देश के पास? श्रीलंका के पास। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किसके पास है? श्रीलंका के पास। पुदुचेरी में महिला जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या से अधिक है, और कितनी अधिक है? 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। यानी लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां पर है? पुदुचेरी में। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1037 महिलाएं। सबसे बड़ा जिला कच्छ क्षेत्रफल से बात कर रहा है, और कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा सबसे बड़ा जिला है लेह, जो 45,110 वर्ग किलोमीटर। अगर उसे हजार में देखेंगे तो 45,674 वर्ग किलोमीटर पहला, और लेह को देखेंगे तो 45,110 वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, जहां पर जनसंख्या में विस्फोट हुआ, तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी है? 1951 से 1981 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। जनसंख्या लघु विभाजन वर्ष कब हुआ? 1951 में। ये भी याद रखें। अगर विस्फोट की अवधि पूछेगा तो 1951 से 81 सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ, और लघु विभाजन का पूछेगा तो 1981। और महान विभाजन वर्ष, यानी जिसे हम ग्रेट डिवाइन ईयर के नाम से जानते हैं, वह 1921, और पेपर में खूब पूछा गया है। महान विभाजन वर्ष, जिसे ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जानते हैं, और ये कब हुआ? 1921 में। जनसंख्या नीति की बात करें तो देश में पहली बार जनसंख्या नीति कब आई? तो जनसंख्या नीति आई 1976 में, पहली बार। उसके बाद नई जनसंख्या नीति कब आई? तो 15 फरवरी सन 2000 में। और जनसंख्या स्थिर करने का जो लक्ष्य है वो 2045 था, पर लॉकडाउन के बाद जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि भारत सरकार को अपना लक्ष्य ही बदल देना पड़ा। अब जनसंख्या स्थिर करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ये प्लान लेकर आएगी कि 2070 तक जनसंख्या को पूरी तरह से स्थिर कर दिया जाए। और जनसंख्या नीति तैयार करने वाला पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। जनसंख्या नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखेंगे। जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आगे चला जाए। लिंगानुपात क्या होता है? कुछ शब्द हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान देंगे। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात हम उसे बोलते हैं 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। और भारत में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं, यानी भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। शिशु लिंगानुपात कितना होता है? तो शिशु लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या। और जो भारत में यह संख्या है वो 1000 बच्चों पर बच्चों की संख्या 918 या 919 के आसपास में। इन दोनों में से कोई एक ही आपको मिलेगा। साक्षरता दर क्या? तो साक्षरता दर उसे बोलते हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो लिख ले, पढ़ ले, वो साक्षर हो। समझ ले ये फर्क नहीं है, अगर वो लिख पा रहा है और लिखा हुआ पढ़ पा रहा है तो ये माना जा रहा है कि वो साक्षर है। और इस आधार पर जो भारत का साक्षरता दर है वो 74.04% है। और साक्षरता दर में जो 10 की वृद्धि है वो 8.66% है। साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? साक्षर लोगों की संख्या 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति की संख्या गुणे 100 कर देंगे तो साक्षरता दर आ जाएगी। 10 की वृद्धि दर क्या होता है? 10 वर्षों में जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वही 10 की वृद्धि दर होती है। ध्यान से देखा जाए 10 की वृद्धि दर, 10 वर्ष में कुल वृद्धि दर और पिछली जनसंख्या गुणे 100 कर देंगे। 10 वर्षों में कुल वृद्धि दर और पिछली जनसंख्या से भाग देंगे गुणा 100 करके, तो 10 की वृद्धि दर आ जाएगी। ये आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 जीवित या जन्मे शिशुओं की संख्या में जो बच्चे हैं
उनमें 1 वर्ष से कम आयु के जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है वही शिशु मृत्यु दर होती है, और 1000 में 44 भारत में रेशियो चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रति 1000 जीवित या जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या, जो अभी हमने ऊपर बताया हुआ। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल 94% साक्षर है, और सबसे कम साक्षर बिहार है, कितना है 71.2%। सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करेगा तो मिजोरम का सरचीप जिला है जो 98.23% साक्षर, और न्यूनतम साक्षर जिला की बात करेगा तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर की बात करेगा तो केरल में 96.96% के आसपास में, और सबसे कम बात करेगा तो बिहार में। महिला साक्षर सबसे ज्यादा केरल में है और यह है 94%, 92। हाँ, महिलाओं का जो प्रतिशत है केरल में वो 92% है। जो महिलाओं का केरल में प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, 92%। इन दोनों का जब औसत लेते हैं तब 94 आता है, जो केरल के प्रतिशत के बराबर है। और सबसे कम महिला साक्षर कहां पर है, बिहार। आ गया शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता, यानी शहरों के नजरिए में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है, मिजोरम। जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो शब्द एग्जैक्ट प्रश्न में पूछा गया है। आप इसे वीडियो को 1-2 बार घुमाकर जरूर देखिएगा, प्रश्न जरूर आपको समझ में आएगा। ग्रामीण यानी गांव में रहने वालों में न्यूनतम साक्षरता कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और गांव में रहने यानी ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम साक्षरता कहां पर है, केरल। 10 की वृद्धि दर कितनी है भारत की, 17.7%, ऊपर आप पढ़ चुके हैं। और 10 की वृद्धि दर में सबसे आगे कौन है, मेघालय। मेघालय में कितना हुआ है 10 की वृद्धि दर, 27.82%। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहां पर है, नागालैंड, यहाँ पर निगेटिव में हुआ है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो महाराष्ट्र में है, और प्रतिशत में बात करेगा नगरीय जनसंख्या तो गोवा में। सबसे कम बात करेगा नगरीय जनसंख्या तो सिक्किम में है, सबसे कम बात करेगा तो कहां पर, सिक्किम में। ये कोई इससे कोई मतलब नहीं। अब आते हैं एससी की। एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और एसटी मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो एससी जनसंख्या कितनी है, 16.6%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना, 16.6%। और एसटी जनसंख्या कितनी है, वो इसी का आधा कर देंगे, 8.6%। थोड़ा सा तेजी से चला जाए। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की बात करें तो सबसे अधिक एससी की जनसंख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशत में बात करेंगे तो एससी की जनसंख्या पंजाब में। एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में बात करेंगे तो कहां पर, मिजोरम में। आगे बात किया जाए, पंजाब और हरियाणा में एसटी की संख्या नहीं है। पंजाब और हरियाणा में क्या एसटी की संख्या नहीं। एक मिनट रुक जाए, पंजाब और हरियाणा में एसटी की संख्या नहीं। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक एससी की जनसंख्या कहां पर है, नई दिल्ली में। और सबसे कम कहां पर है, चंडीगढ़ में। यूटी में केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है, दादर नागर हवेली में। और सबसे कम कहां पर है, लक्षद्वीप में। एसटी की संख्या अधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में सबसे अधिक कहां पर है, मिजोरम में। प्रतिशत में सबसे अधिक कहां पर है, मिजोरम। 2011 की जनगणना, और 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, जनसंख्या यानी जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और आधुनिक विश्व की पहली जो जनगणना हुई थी वो कहां पर हुई थी, स्वीडन में 1749 में। और 10 की जनगणना की शुरुआत कहां हुई थी, अमेरिका में 1790 में।
और भारत में जो पहली जनगणना हुई वो कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और जो नियमित जनगणना यानी अब 10 साल में होगी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। जनगणना आयुक्त कौन बने थे? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लेडून। 1881 की जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लूडेन। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। और 1951 में जब जनगणना हुई तो जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। जनसंख्या संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है, इसे जरूर याद रखेंगे। जनसंख्या संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। और 59 क्रम में इस पॉइंट को छोड़ दो। अनुच्छेद 246 में जनगणना का दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो याद रखेंगे केंद्र सरकार के पास। आगे चला जाए। जनसंख्या संगठन गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जनगणना का? तो वो होता है महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त। प्रमुख अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो केंद्र स्तर पर होता है। जनगणना का निर्देशक कौन करता है? राज्य स्तर पर। 2011 की जनगणना के समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और वर्तमान 2021 के जनगणना आयुक्त कौन थे? विवेक जोशी। राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो हुआ 11 मई सन 2000 को। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। और सदस्य में बात करें तो सभी राज्यों के सीएम इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये रही आपकी जनगणना की क्लास। और उम्मीद है ये बेहतर क्लास आपको समझ आई होगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।